वाड्रा की बहुत सारी स्पीचेस सुनी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि घर जमाई को इतनी औकात कैसे हो गई कि घर जमाई अब इतनी बड़ी-बड़ी बातें बोलने लगा। अगर देश के न्यायपालिका से, देश की सरकार से या इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत से कुछ गलत हो रहा है, तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को बताना चाहिए, हर हाल में बताना चाहिए। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रामलीला मैदान और प्रोटेस्ट और ढपली और सारंगी और दूसरी चीजें, इन सब से कोई मतलब नहीं है। और बंगाल में एसआईआर का जो सामने आएगा और ये जो स्क्रूटनी सामने आएगी, ये ममता बनर्जी और उनसे जुड़ी हुई विपक्ष दल की पार्टियां जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। विशाल जी, मुझे भी आज तक आश्चर्य महसूस होता है कि प्रियंका वाड्रा वायनाड में कैसे जीत गई। ना भाषा जानती है, ना वहां का कल्चर जानती है, ना कुछ जानती है, तो आखिर जीत कैसे गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। बात करेंगे एसआईआर की। देश के जिन 12 राज्यों में एसआईआर होना है, आज उसे लेकर एक बहुत जरूरी बैठक कांग्रेस पार्टी की हुई है। इस बैठक में कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के रामलीला मैदान में एसआईआर के खिलाफ एक विशाल रैली आयोजित होगी। इस रैली में चुनाव आयोग के राजनीतिकरण का पर्दाफाश करेगी कांग्रेस, ये कांग्रेस ने दावा किया है। और पवन खेड़ा ने कहा है कि सभी का अनुभव यही है कि एसआईआर में टारगेट कर लोगों के नाम काटे जा रहे हैं। चुनाव आयोग ने जैसा बिहार में किया है वही नीति बाकी राज्यों में अपनाई जाएगी। एसआईआर को लेकर बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस कह रही है कि हमने सवाल उठा दिए थे, हमने बिहार में वोट अधिकार यात्रा निकाली थी और देश को बताया था कि एसआईआर में बहुत सारी गड़बड़ियां हैं। एसआईआर के बारे में सुप्रीम कोर्ट के 5 आदेश आए हैं जो कि चुनाव आयोग की बदनीयत को दिखाते थे और उसे सुप्रीम कोर्ट ने देखा भी है। तो कांग्रेस पार्टी ने देश भर में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया है जिसमें 5 करोड़ साइन इकट्ठा किए गए। यह पार्टी स्तर से चलाया जाने वाला अभियान था। अगर वोटर का अधिकार छीना जाएगा तो कांग्रेस कह रही है कि हम सब आवाज उठाएंगे, यही हमारा कर्तव्य है। इस पर बात करने के लिए नाजिया इलाही खान इस वक्त हमारे साथ जुड़ गई। नाजिया, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, वंदे मातरम, हर हर महादेव, भारत माता की जय। विशाल जी, आपको और आपके सभी व्यूअर्स को हनुमान चालीसा पढ़ने से ना विशाल जी भूत पिशाच भागता है। उसी तरीके से एसआईआर का नाम लेने से भूत पिशाच जो है वो फड़फड़ा रहे हैं और हड़बड़ा करके कुछ भी मुंह से उगल दे रहे हैं। कल मैंने रॉबर्ट वाड्रा की बहुत सारी स्पीचेस सुनी। मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि घर जमाई को इतनी औकात कैसे हो गई कि घर जमाई अब इतनी बड़ी बड़ी बातें बोलने लगा। ये तो हमारे देश का मसला है, ये तो हमारे देश का मामला है। ये हमारे देश के मामले में बाहर से आए हुए घर जमाई को ये अथॉरिटी किसने दी है कि वो इस बारे में बात करेगा। राहुल गांधी बात कर सकते हैं, प्रियंका वाड्रा बात कर सकती हैं, सोनिया एंटोनिया बहू है वो बात कर सकती हैं, पर अब घर जमाई भी हमारे देश और हमारे घर के मामलों में बात करेगा, ये तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। पीवी नरसिम्हा राव ने ऑपरेशन पुशबैक किया था। राजीव गांधी ने भी घुसपैठियों को हटाने की बात कही थी, इंदिरा गांधी ने भी घुसपैठियों को हटाने की बात कही थी, मनमोहन सिंह ने भी घुसपैठियों को हटाने की बात कही थी। तो आखिर आज अगर भाजपा की सरकार घुसपैठियों को हटाने की बात कह रही है तो इसमें दिक्कत कहां पर है? कौन सा प्रॉब्लम है? कौन सा जोंक काट रहा है कांग्रेस को? और देश का सर्वोच्च न्यायपालिका तो सबके लिए खुला हुआ है, जाओ जाकर के बोलो। और जिन लोगों के गलत तरीके से बिहार में वोटर आईडी कार्ड कैंसिल हुए हैं, वो सारे लोग देश के सर्वोच्च न्यायपालिका में भीड़ क्यों नहीं लगा रहे? लगाना चाहिए ना। इनको पता है कि बिहार की गंगा मैया जाकर जुड़ चुकी है अब बंगाल से, और बंगाल में एसआईआर का जो सामने आएगा और ये जो स्क्रूटनी सामने आएगी, ये ममता बनर्जी और उनसे जुड़ी हुई विपक्ष दल की पार्टियां जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगी। मैं यहां से बैठे बैठे बोल रही हूं कि अभी तो पुकुर और तालाब से फेक आधार कार्ड मिल रहे हैं। अभी तो देखिएगा कि कैसे कैसे आधार कार्ड और वोटर आईडी कार्ड जले हुए मिलेंगे, दफनाए हुए मिलेंगे, मजार और मदरसों से मिलेंगे। ये मैं अभी बोल दे रही हूँ, चैलेंज कर रही हूँ, क्योंकि घुसपैठिया जो बांग्लादेशी घुसपैठिया है, जो रोहिंग्या घुसपैठिया है, जो पाकिस्तानी बहुएं हैं, वो कहीं ना कहीं ममता बनर्जी के आंचल में छुपने का पूरा काम कर चुकी हैं। कल तो मैं भी जा रही हूँ बंगाल, कल रात को पहुंच जाऊंगी। बहुत सारे भांडे तो मैं बंगाल में बैठ करके अब आपके साथ खोलूंगी।
एसआईआर को लेकर कांग्रेस पार्टी ने जितना बड़ा मोर्चा खोला है वो एक तरीके का एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश है कि बिहार में आपको 200 से ज्यादा सीटें मिली, एनडीए 200 से ज्यादा सीटें कैसे जीत सकता है। ये बात आपने अखिलेश यादव को भी कहते हुए सुनी होगी। उन्होंने कहा कि इतनी ज्यादा सीटें कोई एक पार्टी या कोई एक गठबंधन कैसे जीत सकता है, कि 243 विधानसभा सीटें हैं और 200 से ज्यादा सीटें ये लोग अकेले जीत गए। यही बता रहा है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। कैसे वोट काटे गए कि हमारे वोटर जो है वो गायब हो गए हैं। विशाल जी, मुझे भी आज तक आश्चर्य महसूस होता है कि प्रियंका वाड्रा वायनाड में कैसे जीत गई। ना भाषा जानती है, ना वहां का कल्चर जानती है, ना कुछ जानती है, तो आखिर जीत कैसे गई? ये तो मुझे भी आश्चर्य होता है, ये तो मुझे भी इंक्विजिटिवनेस होता है कि जैसे मैं बंगाल की राजनीति में बहुत ही एक्टिव हूं। मैं बंगाल की राजनीति में, मेरा चैम्बर बंगाल में चल रहा है, मेरा घर है, मैं जहां भी रहूं मेरा चैम्बर ओपन रहता है सुबह 9 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। तो मुझे बंगाली आती है। मैं कभी नहीं सोच सकती कि मैं केरला जाकर के इलेक्शन लड़ लूं, मैं कर्नाटका जाकर के इलेक्शन लड़ लूं, मैं कभी नहीं सोच सकती। लेकिन वायनाड में प्रियंका वाड्रा कैसे जीत जाती है, कैसे जीत गई, मुझे तो नहीं समझ में आ रहा है। तो देखिए, हवाबाजी में कुछ नहीं चलेगा। अगर सबूत है तो कांग्रेस जाए, पवन खेड़ा जाए और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को समझा करके आ जाए, बात खत्म हो गई। मैं सुप्रिया श्रीनेत का भी एक ट्वीट पढ़ रहा हूं। उन्होंने कहा कि एसआईआर से जबरदस्त वोट चोरी हो रही है, इसीलिए खूब दबाव बनाया जा रहा है। यह दबाव इतना ज्यादा है कि 3 ऐसे बीएलओ हैं जिन्होंने अपनी जान दे दी है। राजस्थान से मुकेश जांगिड़, केरल से अनीश जॉर्ज, मध्य प्रदेश से उदयभान सिहारे। ये कैसी जानलेवा कार्यवाही है ज्ञानेश जी? वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर से ये सवाल पूछ रही है कि बीएलओ जान दे रहे हैं अपनी। आपने थोड़े दिन पहले बंगाल में भी देखा था, हमने चर्चा भी की थी। तब अभिषेक बैनर्जी कह रहे थे कि 2 लोगों ने जान दे दी है, एसआईआर का खौफ इतना है, एनआरसी कर रहे हैं। अब बीएलओ जान दे रहे हैं एसआईआर की वजह से, ये समझ नहीं आया। नहीं, एसआईआर की वजह से बीएलओ जान दे दे, ये वाकई में एक जांच का विषय है, वाकई में एक जांच का विषय है। और मुझे लगता है कि सुरक्षा एजेंसी से लेकर के देश के जो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत है, ये उनके ऊपर भी जिम्मेदारी होती है कि जो आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत पर लगाए जा रहे हैं कि उनके एसआईआर करने की वजह से ये बीएलओ जान दे रहे हैं, चाहे पश्चिम बंगाल में या चाहे जो आज सामने आया है, इस जांच को इन्वेस्टिगेट करके, इसको इंटरोगेट करके जनता के सामने रखना चाहिए, बिल्कुल रखना चाहिए। मैं भी कह रही हूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत पर यह प्रश्न चिन्ह उठाया गया है, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क उठाया गया है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत की यह जिम्मेदारी है कि वो इस पर पूरा इंटरोगेशन करे और देश के कानून का सहयोग लेकर के इसको इंटरोगेट करके इसको कानूनी तरीके से देश के सामने रखे कि क्या ये जो आरोप इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत पर लगाया जा रहा है, क्या ये आरोप सही है या गलत है, या एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है एसआईआर से रोकने के लिए। नहीं, लेकिन एसआईआर को लेकर अब बवाल तो बढ़ेगा और ज्यादा बढ़ेगा, ये तो बहुत साफ दिख रहा है। क्योंकि रामलीला मैदान में अगर ये कार्यक्रम होगा, जाहिर सी बात है, हमने देखा केरल और तमिलनाडु में भी अब ये हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बंगाल तक सीमित है या सिर्फ कांग्रेस कर रही है। यहां पर सरकारें जो है वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है एसआईआर रुकवाने के लिए। ये इसी तरीके की कोशिश है जो बिहार में भी हो चुकी है, तब भी सुप्रीम कोर्ट ने एसआईआर को नहीं रोका था। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने एक सजेशन भी दिया था कि आप आधार कार्ड को भी इसमें जोड़ लीजिए। चुनाव आयोग ने मना कर दिया साफ तौर से। आपको याद होगा चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया गया था कि नहीं, आधार कार्ड नहीं माना जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि केरल और तमिलनाडु की सरकार भी करेगी। जितने विपक्षी दल हैं, जो एक तरीके से विपक्ष टूट गया था, वो एसआईआर के नाम पर इकट्ठा होगा। विशाल जी, अगर मेरे पास कोई गैर कानूनी पैसा नहीं है और अगर मेरे घर पे इनकम टैक्स ऑफिसर आ रहा है, तो मैं उसको क्यों रोकूंगी? मुझे क्या मतलब है रोकने का? मैंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल रिमार्क दिया नहीं है, मैंने कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम किया नहीं है। और अगर मेरे घर पर कोई सुरक्षा एजेंसी आ रही है और वो इंटरोगेट करना चाहती है, तो मैं क्यों रोकूंगी? रोकेगा वही जिस चोर की दाढ़ी में तिनका होगा। और इस देश में जिस हिसाब से लाल किला में ब्लास्ट हुआ है, उसके बाद तो एसआईआर की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ गई है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो हाफिज सईद के मुखबिर हैं, जो हाफिज सईद और जैश ए मोहम्मद के लिए काम कर रहे हैं हमारे भारत में रह करके, व्हाइट कॉलर रख करके, हमारे भारत के सुरक्षा एजेंसी के नाक के नीचे ये आराम से लाल किला जैसे सेंट्रल दिल्ली में बम फोड़ करके चले जा रहे हैं। तो एसआईआर के माध्यम से हमें कम से कम पता तो चलेगा
कि कौन हमारा है और कौन पाकिस्तान का है। और एसआईआर ऐसा तो नहीं है कि अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हो रहा है। भारत के संविधान के आर्टिकल 324 के तहत ही हो रहा है ना भाई। और बिहार इलेक्शन से पहले एसआईआर के खिलाफ जब राहुल गांधी जी देश के सर्वोच्च न्यायपालिका गए थे तो वहां से तो थपेड़ खा के आना पड़ा था। तो अब अगर उनके पास कोई प्रूफ आ गया है तो फिर से चले जाए देश के सर्वोच्च न्यायपालिका। किसने मना किया है? बिहार के जिस जनता का वोटर आईडी कार्ड कैंसिल किया गया है उन सबको लेके जाना चाहिए। अगर गलत हुआ है, अगर देश के न्यायपालिका से, देश की सरकार से या इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत से कुछ गलत हो रहा है तो देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को बताना चाहिए, हर हाल में बताना चाहिए। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटेजी के रामलीला मैदान और प्रोटेस्ट और ढपली और सारंगी और दूसरी चीजें, इन सब से कोई मतलब नहीं है। सीधा प्रूफ उठाओ और सबूतों के आधार पर सर्वोच्च न्यायपालिका जाओ और देश के चीफ जस्टिस ऑफ भारत को बोलो कि भैया ऐसा ऐसा हो रहा है, ये प्रूफ है। बात खत्म हो गई। आपने प्रशांत किशोर की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता नहीं इसको सुना या नहीं, वो कह रहे हैं चुनाव आयोग पूरी तरह से सत्ता के हाथों में है, महाराष्ट्र के बाद से लगातार वोटिंग परसेंटेज में गड़बड़ी हो रही है। मैं मुख्य विपक्षी दलों से कहना चाहता हूं कि इसे गंभीरता से लें। 0 सीट आने के बाद प्रशांत किशोर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उन्होंने भी आरोप यही लगाया है। अब एक सुर में सारे विपक्षी दल टूट पड़े हैं चुनाव आयोग पर। नहीं, प्रशांत किशोर जब ममता ने उनको हायर किया था अपनी पीआर टीम के लिए तो तब भी उन्होंने कहा था कि भाजपा अपने पॉकेट में सारी एजेंसी को लेकर चल रही है। तो क्या वो प्रूफ कर पाए? ममता की सरकार आई थी 2021 में, तो क्या सारी चीजों को ममता दीदी अपने आंचल में लेकर चल रही थी क्या? तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रशांत किशोर एक हारा हुआ और एक असहाय व्यक्ति है और मीडिया में बने रहने के लिए, मीडिया में चलने के लिए ऐसी ऐसी टिप्पणियां कर रहा है कि एक जगा हुआ नेता और एक टीआरपी सस्ती लोकप्रियता वाले नेता के नाम से जाना जाएगा। अगर वाकई में उसको पता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत की सरकार के हिसाब से चल रही है तो प्रूफ कर दो जनता के सामने। आपसे भी मैं बात कर रहा हूं, उस बात करते करते हुए मेरे सामने भूपेश बघेल साहब का ट्वीट आया है और वो कह रहे हैं कि ये बिल्कुल सत्य है कि एसआईआर की प्रक्रिया में जो बीएलओ बीजेपी के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं उन्हें मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है, उन पर दबाव बनाया जा रहा है। छत्तीसगढ़ में एक ऐसा केस सामने आया है, स्वतंत्र रूप से काम कर रही महिला बीएलओ को बीजेपी के पार्षद ने परेशान किया है, जिसकी शिकायत थाने में की गई है। वो शिकायत की कॉपी शेयर कर रहे हैं। आपको मैं एक बात बता दूं कि पश्चिम बंगाल में इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने जिस टीम को भेजा है और जो लोग वोटर आईडी कार्ड की स्क्रूटनी कर रहे हैं उसमें से 7 चेहरे मेरे पास आए हैं जो तृणमूल कांग्रेस की पार्टी के मेंबर है, तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता है, जो अभिषेक बैनर्जी के साथ पदयात्रा में चल चुके हैं। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि स्क्रूटनी में गलती है और एसआईआर के प्रक्रिया में गलती इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत से हो रही है। जिन लोगों को वो चुन रहे हैं स्क्रूटनी करने के लिए वो टीएमसी के कार्यकर्ता हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हवाबाजी और ट्वीट खेल करके अपने व्यूज बढ़ाने का कारोबार बहुत अच्छा है और अपने व्यूअर्स और फॉलोअर्स को बढ़ाने का कारोबार बहुत अच्छा है, लेकिन कोई सत्य का आधार भी तो हो। देश में न्यायपालिका है, देश में सर्वोच्च न्यायपालिका है, देश में कानून है, देश में संविधान है। आप प्रूफ दिखाइए कोर्ट में आकर के और इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको अरेस्ट करवा दीजिए, बात खत्म हो गई। इसमें लड़ाई झगड़ा की क्या बात है? लेकिन इनको तो सस्ती लोकप्रियता बटोरनी है, इनको तो ट्वीट खेलना है, इनको तो न्यूज खेलना है, इनको टीआरपी बढ़ानी है, इनको सस्ती लोकप्रियता चाहिए, सबूत कुछ नहीं रहेगा। एक नैरेटिव बनाने की बार बार कोशिश की जा रही है। वो ये वैसा ही नैरेटिव है जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव में बना था कि बीजेपी को 400 मिल गई तो वो संविधान बदल कर रख देगी। ये एक ऐसे नैरेटिव है कि अदालत भी नहीं जाएंगे, अदालत जाए बिना प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, प्रेजेंटेशन भी दिखाएंगे,
रामलीला मैदान में रैली भी करेंगे, विपक्ष अपनी तरफ से लाखों कार्यकर्ता भी सारे दलों के इकट्ठे हो जाएंगे और साबित कर देंगे साहब प्रेजेंटेड बिना अदालत में जाए ही कि वोट चोरी हो गई है। और ऐसे 10, 15, 20 आदमी खड़े करना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, जहां पर आपको लगे कि एक ही फोटो का 10 बार इस्तेमाल हुआ था, या कोई ब्राजीलियन मॉडल आकर यहां पर 22 बार वोट डालकर चली गई है, या जिनका वोट डालना था वो तो वोट ही कट गया है। विशाल जी, गली के छुटभइये नेता और गली के छोटे छोटे आरोपी जो टेक्निक अपनाते हैं ना, वही टेक्निक अभी भारत के विपक्ष दल की सभी पार्टियां अपना रही। पश्चिम बंगाल में एक महिला है, एक महिला और एक पुरुष है, जो हर रोज एक चैनल पर मुझे मलाइन करते हैं, लेकिन कोर्ट कभी नहीं आते, थाना कभी नहीं आते। 5-5 वारंट निकाल के मैं भेज चुकी हूँ, आओ। जैसे मौलाना साजिद रशीदी है, रोज टीवी चैनल पर कहता है कि मेरा 5 पति है, लेकिन उसका वारंट मैंने इशू करवाया हुआ है, पर थाना और कोर्ट कभी नहीं आता है। उसी तरीके से ऐसे ही जाहिल लोगों की तरह हमारे देश के विपक्ष दल की पार्टियां भी वही काम कर रही हैं। अब आप सोचिए कि इनकी बुद्धि कैसी है। ये सब करने के बजाय और देश का महत्वपूर्ण पैसा बर्बाद करने के बजाय तुम लाल किला में जाके चिल्लाओ या तुम जाकर के कहीं और चिल्लाओ। उससे बेहतर ये होगा कि तुम देश की सर्वोच्च न्यायपालिका को साबित कर दो। ये तो समझदारी वाली बात है ना। मुझे कोई कटाक्ष करता है कि मैं गलत महिला हूं, मैं बुरी महिला हूं, मैं कोर्ट में खड़े होकर के कहती हूँ आ जाओ यहाँ पर बताओ कि मैं क्या हूं। तो जब मैं इस उम्र में इतनी जिम्मेदारी वाली बात करती हूं, तो राहुल अंकल को तो और भी जिम्मेदारी वाली बात करनी चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें एक डर सीएए के जैसा भी होता है कि जैसे सीएए से आपकी नागरिकता चली जाएगी, भले जाने ना वाली हो, लेकिन अगर एक माहौल बना दिया जाए, लोग सड़कों पर उतर आते हैं, शाहीन बाग हो जाता है, सड़कें जाम हो जाती हैं, हिंसा होने लगती है, तोड़फोड़ होने लगती है, दंगे होने लगते हैं। ये नैरेटिव बिल्ड करने की ताकत है। अगर देश का पूरा विपक्ष एक नैरेटिव को बिल्ड करने के लिए पूरी ताकत लगा दे बिना अदालत जाए, क्योंकि सीए को लेकर भी कहां अदालत ने कहा था कि आपकी नागरिकता जारी है, चैलेंज तो किया गया था ना अदालत में, लेकिन अदालत से फैसला आने से पहले सड़कें तो जाम हो गई थी, देश में माहौल तो खराब हो गया था। ये एक नैरेटिव बिल्ड करने की ताकत इतनी तो है ही विपक्ष के पास ना। तो फिर विशाल जी, हम ये मान लें कि विपक्ष दल की पार्टियां वही नैरेटिव बनाती हैं जो पाकिस्तानी मानसिकता और पाकिस्तानी प्रवक्ता का सबूत देती है। हम मान लें, क्योंकि पाकिस्तान से आवाज आई कि 6 दिसंबर में हमको 6 जगह बॉम्ब ब्लास्ट करना है, तो भारत में व्हाइट कॉलर के मुसलमान, कटमुल्ले मुसलमान खड़े हो गए केमिकल और बारूद लेकर के कि भाई 6 जगह तो ब्लास्ट करना है। तो इसका मतलब है कि ये वही है, ये इस्लामिक मानसिकता है, ये पाकिस्तानी मानसिकता, और ये सब पाकिस्तानी प्रवक्ता बन करके नैरेटिव बैठाते हैं और देश की सर्वोच्च न्यायपालिका पर कोई भरोसा नहीं करते हैं, देश के कानून पर कोई भरोसा नहीं करते हैं, सिर्फ नैरेटिव बनाते हैं। हम 400 पार हो जाएंगे तो हम संविधान बदल देंगे। कहां संविधान बदला गया भाई? संविधान बदलने वाली तो इंदिरा गांधी थी। सीए आ जाएगा तो नागरिकता चली जाएगी। सीए आ भी गया, लाखों लोगों को मिल भी गया नागरिकता, लेकिन किसी की नागरिकता तो गई नहीं। नाजिया इलाही खान भी मुसलमान है, मुझे तो चिंता नहीं है कि मेरी नागरिकता चली जाएगी। एनआरसी के खिलाफ वैसे ही एक नैरेटिव बैठाया गया, यूसीसी के खिलाफ भी वैसे ही नैरेटिव बैठाया गया, अब एसआईआर के खिलाफ भी वही नैरेटिव बैठाया जा रहा है। तो इसका मतलब है कि देश के लोग ये मान ले कि जितने भी भारत में विपक्ष दल की पार्टियां हैं, वो पाकिस्तानी मानसिकता और पाकिस्तानी प्रवक्ता का काम कर रही हैं और देश का भला होने से रोक रही हैं। देश में बैठे हुए बांग्लादेशी घुसपैठिया, देश में बैठे हुए हाफिज सईद के लोगों को निकालने से विपक्ष दल की पार्टियां भारत सरकार को भी रोक रही है और इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को भी रोक रही है। बहुत बहुत शुक्रिया नाजिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। एसआईआर को लेकर जबरदस्त बवाल है, लेकिन क्या इसे लेकर कुछ साबित किया जा सकेगा अदालत में, यह बहुत बड़ा प्रश्न है, या फिर रैलियां करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक माहौल ही बनाया जाएगा।